नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तीसरी काउंसलिंग में NIOS DLED शामिल होगा। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, कुछ लोगों के मिथ भी हैं और कुछ लोगों का इसको सही भी कह सकते हैं। लेकिन नियमों के अनुसार जब भी हम बात करें कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सबसे पहले नोटिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अभी आपने देखा होगा कि जो रिव्यू पिटीशन था, रिव्यू पिटीशन जो है कि आपको पता है विश्वनाथ जी का है कि रिव्यू पिटीशन की बात करें, सबसे पहले जो NIOS DLED का रिव्यू पिटीशन था वो जो है चैम्बर कोर्ट से ओपन कोर्ट में आ गया। ये अच्छी बात है, ठीक है, कि जो NIOS DLED को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि जो रिव्यू को लेकर के था तो वो क्या है कि चैम्बर कोर्ट से ओपन कोर्ट में आ गया, तो ये अच्छी बात है। तो बहुत कम केसेज होते हैं कि जैसा कि आपने 100 में से 2 केसेज होते हैं कि जो रिव्यू में ओपन कोर्ट में आ गए। जैसे कि आप लोगों ने भी सीनियर एडवोकेट कालरा जी को सुना होगा आपने, तो यहाँ पर काला जी ने भी स्पष्ट करा था कि 100% में से 2 केसेस ऐसे होते हैं कि जो ओपन कोर्ट में आते हैं। मनदीप कालरा जी ने ये स्पष्ट करा था। और दूसरी बात कि आप लोगों ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIOS DLED की जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIOS DLED के संबंध में कोई भी नोटिस जो है उत्तराखंड सरकार को जारी नहीं हुआ है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसमें जो है कि कोई ऐसा नोटिस इश्यू नहीं हो रखा है। कि हो सकता है कि ऐसा होता है कि कोई रिमाइंडर भेज दे, अगर एडवोकेट रिमाइंडर नोटिस भेज दें उत्तराखंड सरकार को, वो एक्सेप्ट किया होगा, वो अलग बात है, समझ रहे हैं। रिमाइंडर नोटिस भी होता है कि जैसे हम लोग भी अगर कोई सूचना देते हैं केस को लेकर के, रिमाइंडर नोटिस भेजा जा सकता है। रिमाइंडर नोटिस ऐसा नहीं कि जैसे हम भी बहुत सारी हमारे पास योग्यता है, इस योग्यता के तहत ये चीज़ें हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत हम लोग योग्य हैं। और ये जो है कि NCT के न्यूनतम क्वालिफिकेशन की जो अधिसूचना है 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है। तो इसको लेकर के एक रिमाइंडर नोटिस आप लोग भेज सकते हैं। तो उसमें लिख सकते हैं कि या तो भर्ती में रोक लगा दीजिए या इतना ये कर लीजिए। ये दूसरी बात है कि अभी इसका गजट का प्रॉब्लम चल रहा है। NIOS DLED का गजट न होने के कारण से ये अभी बहुत लंबी प्रोसेस है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो NCT द्वारा डिसाइड होती है, NCT को ऑथराइज किया जाता है 31 मार्च 2010 को कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहा है। तो 23 अगस्त 2010 में NCT की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद RT एक्ट संशोधन आता है 1 अप्रैल 2015 से, जो RT एक्ट संशोधन है 2017 वाला, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक जो भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी सहायता प्राप्त प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक, जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल के भीतर, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी ताकि वो 1 से 5 तक पढ़ा सकें। तो ये NCT की अधिसूचना है, इसमें ये लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग इसको समझने में जो है कि थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि देखिए कई लोग कह रहे हैं कि नोटिस इशू हो गया। भाई जब सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आया, कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो आप नोटिस कैसे इशू कर सकते हैं। हाँ, रिमाइंडर नोटिस आप लोग दे सकते हैं, रिमाइंडर नोटिस वो अलग चीज़ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हेमंत तुकाराम गौडसे जो मुंबई के सांसद हैं, उन्होंने भी जो है कि सरकार से निवेदन किया है, MHRD से निवेदन किया है कि NIOS DLED को गजट में शामिल करा करके इन लोगों को भर्ती प्रोसेस में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा करें। ये सारी चीज़ें
यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को जितने भी लोगों के डाउट थे, तो सबसे पहली चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को स्पष्ट बता दी हैं कि देखिए 23 तारीख को आपने देखा होगा कि जो NIOS DLED की ट्रांसफ़र पिटीशन है उस पर सुनवाई होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसमें वरिष्ठ एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने कहा कि कितनी याचिकाएं चली हैं, आगे की क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको लेकर के मैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। ये जो है कि कोर्ट की रणनीति का मैटर है, ये रणनीति सारी कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन है। जो भी रणनीतियाँ मेरी चल रही हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन चल रही हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर ये बातें भी ठीक होगी कि जिन जिन लोगों का अलग अलग स्टेट से जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन में जो है कि SLPयाँ लगी होंगी, केसेस दायर होंगे, रिव्यू पिटीशन को लेकर के जल्दी ही सितंबर के महीने में ही सुनवाई होने वाली है। ये भी आप लोगों को स्पष्ट हो गया, क्योंकि रिव्यू, यहाँ पर मैंने एक बात बताया कि रिव्यू पिटीशन जो है कि चैम्बर कोर्ट से ओपन कोर्ट में आ गया, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जो नोटिस इशू हुआ है उत्तराखंड सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ही नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो सरकार को कैसे जो है कि नोटिस इशू हो सकता है? तो रिमाइंडर नोटिस जो है कि पार्टी दे सकती है कि हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो उत्तराखंड सरकार ने एक्सेप्ट भी किया होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो है कि रविनाथ रमन जी को अपना नोटिस इशू करवाया था, कि यानी कि जो हमारा नोटिस था वो भी इशू करवाया था। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात कि NIOS मिनिमम क्वालिफिकेशन में, ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि 31 मार्च 2010 को केंद्र सरकार ने NCT को जो शैक्षणिक प्राधिकरण रूप में अधिसूचित किया, यानी कि उसको जो है क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए एक जो है कि बॉडी बनाया है। ठीक है, उसको रेगुलेशन बॉडी बनाया, अधिसूचित किया, जिसे कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार भी उन्हें RT एक्ट अधिनियम के तहत ही मिला हुआ है। तो अब रही बात, जो NIOS DLED को प्रशिक्षण कराया गया वो भी RT एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, देखिए RT एक्ट के तहत ही उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाई गई, यानी कि उनको ये NIOS से DLED कराया गया है। NIOS DLED जो इंस्टीट्यूशन है, जो NIOS इंस्टीट्यूशन है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ MHRD का है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की ही अपनी इंस्टीट्यूशन है। तो MHRD के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उसका ही अपना एक संस्थान है। कौन? NIOS DLED, NIOS इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया? तो यहाँ से RT एक्ट के तहत ही इन लोगों ने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अभी इनके गजट प्रोसेस को लेकर के लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो अब रही बात कि सर ब्रिज कोर्स का क्या होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने आप लोगों को समझाया भी, कल मैंने D.Ed को ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो उसको लेकर के भी मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि B.Ed कम बैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि उत्तराखंड विशेष राज्य है, उत्तराखंड विशेष राज्य होने के कारण से पुरानी भर्ती में B.Ed आ सकता है। देखिए B.Ed तब आएगा ना, B.Ed कैसे आएगा, किन कारणों से? सबसे पहले तो जो देवेश शर्मा वाला जो था, उस केस में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो रिव्यू जजमेंट आया, रिव्यू पिटीशन में जजमेंट आया 8 अप्रैल 2024 को। तो 8 अप्रैल 2024 में आप क्यूरेटिव पिटीशन लगाएंगे। क्यूरेटिव पिटीशन जब फाइल होगी, क्यूरेटिव पिटीशन में जब फैसला आएगा तो तभी B.Ed कम बैक हो सकता है। अब दूसरी बात है, जो उत्तराखंड का जो है RT अधिनियम है, उसमें जो है कि मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यपाल द्वारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली में जो है कि ये लाया गया। तो यहाँ पर जो है कि आपने रूल जो है कि 29 में देखा है कि आवश्यक होने पर राज्य निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में शिथिलता हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि विशेष राज्य का, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है या न्यूनतम क्वालिफिकेशन है
वो कौन डिसाइड करेगी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा ही निर्धारित शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी, जो डिसाइड करेगी वही होगा। अब दूसरी बात है, जो 23(2) के तहत छूट अधिकतम 5 सालों के लिए दी जाती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसका टाइम पीरियड आप लोगों को पता है 31 मार्च 2019 में ख़त्म हो चुका है। इनके राज्य को 9 साल की छूट मिल चुकी है विशेष राज्य न्यूनतम क्वालिफिकेशन में, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा 9 साल की। तो अब यहाँ पर बीएड के लिए अगर आप जो है, मैंने आपसे कहा कि ना आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 38 में मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें अगर आप किसी अधिनियम में नियम जोड़ते हैं तो आपको नियम बनाने के बाद जो नियम बनेगा उसको जो है कि संसद के सदन के समक्ष लाना होगा। यानी कि किसी भी अधिनियम में नियम जोड़ेंगे तो उसमें जो है कि विधेयक कैबिनेट से पास होना ज़रूरी है, तो उसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, ये भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो अब ब्रिज कोर्स वाली जो बात आई, यहाँ पर बहुत सारे देखिए बीएड 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों बाहर हुआ है, उस रूल को आप देखिए। और जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस नियम से क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से सीधा सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप लोगों को पता है जो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) है, 23(2) में संशोधन लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया 23, ठीक है, 23(2) में किसकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अनुसार बनी थी, उसी धारा में संशोधन लाया तो इन लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाई गई है। तो अब वो क्वालिफिकेशन का निर्धारण कौन करेगा? एनसीटी। तो एनसीटी यानी कि आप कौन लोग योग्य हैं ये आप लोगों को बताना जरूरी होगा। तो यहाँ पर कौन लोग योग्य हैं, नियमों के अनुसार आप लोग ब्रिज कोर्स पूरी तरीके से न्यूनतम योग्यता रखता है तो ये लोग पूरी तरीके से योग्य हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इसलिए भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन में आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अध्यापक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनिवार्य होगी, जो एनसीटी ही डिसाइड करेगी। यानी कि जो आप लोगों ने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया है वो आरटीई एक्ट अधिनियम के तहत 2009 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के उनके प्रावधानों को पूर्ण करते हुए ये प्रशिक्षण आपको भारत सरकार ने करा रखा है। सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आपको स्वीकृति दी है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, इसलिए जो है कि आप लोगों की न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूरी है। तो इसको आप लोग जो है आरटीई एक्ट के सेक्शन 38 में भी देख सकते हैं। बहुत सारे साथी इसको समझ भी गए हैं और जो आगे इन फ्यूचर में जो है ब्रिज कोर्स के लिए प्रावधान की बात करूंगा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन में कोई भी क्वालिफिकेशन अधूरी नहीं होनी। 31 मार्च 2019 को मिनिमम क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन का पीरियड, जो लेट डाउन रिलैक्सेशन का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका। अगर नया रिलैक्सेशन का पीरियड अगर इशू होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा और उस जो नियम बनेगा किसी भी अधिनियम में जोड़ेंगे तो वो नियम आना है। यानी कि 30 दिन, नियम बनने के 30 दिन के भीतर वो सदन में प्रस्तुत करना जरूरी होता है। ये आप लोगों को समझना होगा कि कल में जो है कि जो ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण है और डीएड योग्यता है या मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के डिटेल वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। जो भी साथी हमारे परेशान थे वो परेशान ना हो, मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी हैं। थैंक यू।